कि खुद से प्यार करो और अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील किसी के हाथ में मत दो। मैं शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे लिए हर सीट वहीं से आई है। तो उसको मैं यही बोलती हूँ, वल्नरेबिलिटी इज स्ट्रेंथ। कमजोरी आप जो आप फील कर रहे हो, और कोई मर्द अगर वल्नरेबल है ना तो वो आपसे बहुत प्यार करता है, तभी होता है, नहीं तो नहीं। तो वल्नरेबिलिटी स्ट्रेंथ और हेल्प लेने के लिए आजकल बहुत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, और प्लीज सीक हेल्प। कोई भी दिक्कत है एक ही उम्मीद रखते, एक ही चीज। हर रिश्ता अलग उम्मीद के लिए होता है। दोस्ती अलग, पापा मम्मी अलग, हस्बैंड अलग। हम अपने हस्बैंड या वाइफ से ही सब उम्मीदें लगा लेते हैं और चीजें प्रॉब्लमेटिक आती है। दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर अनिंदा सिदाना जी। अनिंदा जी, हमारे ये श्रोता ये एपिसोड को क्यों सुने, क्यों देखे और अपनी कीमती समय क्यों दें? तो नमस्ते नवीन जी, बहुत शुक्रिया पहले मुझे ये मौका देने का कि मैं अपनी बात रखूं। और दूसरा, हमारे श्रोता क्यों सुने, क्योंकि मैं एक साइकेट्रिस्ट और साइकोसेक्सुअल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। पहली बात, एक तो मेंटल हेल्थ के बारे में भी कोई बात नहीं करते, और सेक्स की प्रॉब्लम्स के बारे में तो कोई भी बात नहीं करता है। तो उस चीज की चुप्पी को तोड़ने के लिए, और दूसरा सबसे बड़ी चीज जो डोमेस्टिक वायलेंस है, उसके बारे में कोई भी चुप्पी नहीं तोड़ता है। तो उन चीजों के बारे में बात करने के लिए, और अगर एक फीमेल इन चीजों के बारे में बात कर रही है तो डेफिनेटली, और साइकेट्रिस्ट और साइकोसेक्सुअल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, तो मुझे लगता है उसमें वो। और दूसरा जो आपका ये पॉडकास्ट का नाम ये कि सेक्स, जख्म और बदनामी, तो उसके बारे में सुनना डेफिनेटली उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक सेक्स, जख्म और चुप्पी। डॉक्टर अनिंदा सिदाना के साथ मानसिक सेहत की असली बात करेंगे। मगर ये टॉपिक के बारे में बात करने से पहले हम अपनी मेहमान अनिंदा जी के दिमाग में चलिए थोड़ा गुदगुदी करेंगे। तो अनिंदा जी, हम कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करेंगे, और आपके दिमाग में जो आता है आप उससे साझा करना चाहिए। ज्यादा मत सोचना। अगर तैयार है तो शुरू करेंगे। हाँ, मैं रेडी हूँ डेफिनेटली। ठीक है, मेरे तरफ से पहला शब्द भविष्य। ऐसा दुनिया जहाँ पर एक भी घरेलू हिंसा का केस नहीं है, और मर्द भी रो करके बात कर सकता है अपने दर्द के बारे में। एक्सीलेंट। मैं ट्रिविया में आज वही बात बताने वाला हूँ। हाँ। ठीक है, दूसरा शब्द मेरे तरफ से सपना। सपना यही कि ऐसी दुनिया जहाँ पे मर्द बात कर रही है जेंडर इक्वालिटी की, औरतों को इकट्ठा लाने के लिए, औरतों के एम्पावरमेंट के लिए। जिज्ञासा। जिज्ञासा की व्हाई लव बिकम्स अ वेपन। एकदम से प्यार हिंसा में क्यों बदल जाता है, ये क्वेश्चन मैं आज तक नहीं सॉल्व कर पाई। जरूर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा फ्यूचर में, बिकॉज अब आजकल तो बहुत सारा अवेयरनेस भी स्प्रेड हो रहा है। एंड दूसरा शब्द मेरे तरफ से धन। धन एक जरूरी नशा जो बाद में झगड़े की जड़ बन जाता है। एक्सीलेंट। और आखिरी शब्द मेरे तरफ से जिंदगी। जिंदगी एक खूबसूरत पहेली जिसको कभी कभी सुलझाना पड़ता है, पर बड़े प्यार से और दूसरों की मदद से। अच्छा। और अनिंदा, इसके बाद मेरी तरफ से आपके लिए है आविष्कार। एक ऐसी ऐप बनाओ जिसमें बटन दबाते अगर कोई भी घरेलू हिंसा का शिकार हो रहा है तो जो भी एविडेंस है, जो भी हेल्प मिल सकती है वो मिले। और दूसरा, अगर कोई मर्द भी अगर टॉर्चर हो रहा है उसको भी हेल्प उसी टाइम मिल जाए। बटन दबाते ही सब कुछ आ जाए। नेतृत्व मैं एक कविता के बारे में बोलना चाहूंगी, कैफी आजमी की, उठ मेरी जान मेरे साथ चलना है तुझे। तो ऐसा लीडर
जो सबको अपने साथ लेकर के चले। और किताब क्या कहेंगे इसके बारे किताबें डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सिखाती है। मेरी फेवरेट किताब है ट्यूजडेज विद मोरी, जिसमें जिंदगी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और अगर मैं अपनी जिंदगी की किताब लिखना चाहूंगी तो वो होगी फ्रॉम स्कार्स टू स्टार्स। स्कार्स टू स्टार्स, वाओ। सफलता मेरे लिए असली सफलता होगी जब मुझे जेंडर बेस्ड वायलेंस पॉलिसी मेकिंग में चेंज करने को मिलेगा, और एक भी दिन मतलब जो डिवोर्स पे तारीख आती है वो तारीख पे तारीख खत्म हो जाए और एक वो चीजें सॉल्व हो। और मैं आखिरी शब्द आपके लिए है एलियंस, क्या कहेंगे इसके बारे में? एलियंस भी हैरान है इंसान की फितरत को देखकर। So true. एक्सीलेंट। आपका सब्जेक्ट के ऊपर बहुत पैशनेट है आप, सब कुछ जवाबों में वही दिख रहा है। और पहला बात है कि टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है, और हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनिंदा जी, आप कैसे हो आज? मैं ठीक हूँ और धन्यवाद मुझे ये मौका देने का, और आप दोनों से मिलके मैं बहुत खुशी हुई। लाइकवाइज हम भी बहुत खुश है आप हमारे ये वर्चुअल स्टूडियो में आमंत्रित हुए हैं। और शुरू करते हैं आपके जीवन और करियर से। आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। तो मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। बेसिकली बचपन में डिसाइड हो गया था, शायद क्योंकि फैमिली ऑफ साइकियाट्रिस्ट, पैदा होते ही शायद डिसाइड कर दिया गया था कि मैं मनोरोग चिकित्सक बनूंगी। पर उसके बाद मुझे खुद को ह्यूमन माइंड की कॉम्प्लेक्सिटीज देख करके इंटरेस्ट आने लगा, और बाद में जो डिफिकल्टी आई लाइफ में, दो डिफिकल्ट मैरिजेस से मैं गई, जिसके कारण मैं जेंडर बेस्ड वायलेंस की एडवोकेसी में आई, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आदमी नहीं आएंगे, मर्द साथ नहीं आएगा, साथ नहीं देगा, तब तक औरतें अकेले रोती चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। और मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि मैं विक्टिम हूँ, मैं सर्वाइवर हूँ। और डेफिनेटली एक ताकत होती है, वो ताकत आई है जिससे कि मैं चाहती हूँ कि सब मर्द भी साथ आए और हम जेंडर इक्वालिटी के लिए सब काम करें, और हम लोग भी आदमी को सपोर्ट करें। तो और साइकोसेक्सुअल मेडिसिन फेलोशिप की मैंने, तो उसमें मुझे कमिंग आउट प्रोसेस मैंने देखा कि जो लेस्बियन, गे ये लोग होते हैं, इनमें बहुत तनाव होता है, तो मैं उनकी मदद और उनकी एडवोकेसी में काम करती। बिल्कुल। और जिस तरीके की आपकी जर्नी रही है, निश्चित रूप से आगे बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन आपने बोला बचपन में ही डिसाइड हो गया था, तो गाइडिंग वॉइस क्या था? हाँ। गाइडिंग वॉइस क्या था? शायद वो बचपन की बात थी या बाद में कभी आपने डिसाइड किया, तो वो गाइडिंग वॉइस क्या रहा? देखो, गाइडिंग वॉइस जिंदगी में एक नहीं होती, हर समय में बदलती रहती है। तो बचपन से लेके आज तक मेरी मेन गाइडिंग वॉइस तो मेरे फादर है। वो नॉट ओनली प्रोफेशनली, बेसिकली प्रोफेशनली तो वो इतना मेंटल हेल्थ अवेयरनेस करते हैं, चैरिटी करते हैं, बट जो हम्बलनेस उन्होंने ये बताया है कि पेशेंट और स्टाफ दोनों ही भगवान है, और सब इंसान अच्छे हैं अनटिल प्रूवन अदरवाइज, उनके अकॉर्डिंग ऐसा है। और दूसरा चीज जो उन्होंने लड़कियों को जिस तरह उन्होंने रेज किया है, रेजिंग गर्ल्स राइट, कि हमें पूरी इक्वालिटी का पूरा उन्होंने वो दिया है, बट इतना भी नहीं कि हम फायदा उठाएं, दोनों चीजें। दूसरा, जो मेरे पीजी टाइम से डॉक्टर सुकांत सरकार मेरे गाइड रहे हैं, एंड ही हैज बीन द गाइडिंग वॉइस कि किस तरह मरीजों का इलाज करना है, कैसे, और उन्होंने मेरे को बहुत मुश्किल टाइम में भी साथ दिया है। आज तक वो मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेंटर, गाइड। बट अब जो है मेरी असली गाइडिंग वॉइस है कमला भसीन जी, दैट मैन ऑफ इक्वालिटी, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ जेंडर इक्वालिटी। तो मेरा मेन गाइडिंग वॉइस अब वही है। अच्छा, शानदार बात बताई आपने। और अनिंदा जी, आपके सक्सेस मंत्रा के बारे में बताइए। आपके इस सफर में सबसे ऊपर से ऐसे कौन से 3 चीज है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? तो सबसे पहले हम कभी भी अपने फैमिली, अपने बड़ों का सपोर्ट और फ्रेंड्स का सपोर्ट मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग मानती हूँ। मैंने एक कविता भी लिखी है, बहन कोड, जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स है, तो मैं उनको बोलती हूँ, जो मतलब चाहे मैं उनको 4 साल बाद भी फोन किया है ना, उन्होंने मुझे उसी टाइम हेल्प की है। तो उन्होंने मुझे हर वक्त मोटिवेट करना, और इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी, उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया काम दे करके, क्योंकि मैं जब तक काम करती हूँ आई एम वेरी हैप्पी। और सक्सेस मंत्र, और दूसरा दो चीजें ये हो गई, इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी, फ्रेंड्स का सपोर्ट, एक फेलोशिप जो मैंने साइकोसेक्सुअल मेडिसिन में की, और तीसरा जो मेरी शादियां जो फेल हुई, तो जैसे
उसमें मैंने सीखा कि हर छोटी चीज को जोड़ा जा सकता है और हम अपनी मदद कर तब हो सकती है जब हम दूसरों की भी मदद करने लगे, शायद। तो यही है। बिल्कुल। और अनिंदा, जिस बेबाकी से आप चीजों को एक्सेप्ट करके हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट। और शायद अपनी बात को हम जब इतनी ऑनेस्टी से रखते हैं दूसरों के सामने, तो ही हम अपनी बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। तो अब इसमें आगे हम ऐड करके आपसे पूछेंगे कि आपकी जिंदगी में जब मुश्किल वक्त आया, तो उस मुश्किल वक्त में आपको ऐसी कौन सी सीख मिली जो कि आपके साथ हमेशा रहती? कि खुद से प्यार करो और अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील किसी के हाथ में मत दो। मैं शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मेरे लिए हर सीख वहीं से आई है। तो खुद से प्यार करो, अपनी जिंदगी की खुशियों का स्टीयरिंग व्हील कभी किसी के हाथ में मत दो और हर छोटी चीज पे जोड़ा जा सकता। एक्सीलेंट। और आगे बढ़ते हैं, आपके अनुभव में पढ़े लिखे और शहरी परिवारों में कौन कौन सी बातें हैं जो चुपचाप लैंगिक हिंसा को बढ़ावा देती है? सबसे बड़ी चीज है राजा बेटा सिंड्रोम। मेरा बेटा राजा बेटा है। इस कारण जो लैंगिक हिंसा बढ़ती है कि कभी भी माँ अपने बेटे को गलत नहीं मानती, चाहे वो खुद। और दूसरा, अगर हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि अगर बेटे को पैदा कर दिया है तो वो माँ को एक एंटाइटलमेंट मिल जाता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, और शायद वो अपने जो उसको उसने सहा है वो उल्टा मदद करने की बजाय वो उसको ये सोचती है कि मैंने भी तो सहाया तो ये भी सहे। दूसरी चीज जो घर में देखते हैं बच्चे, अगर फादर को देखा है उन्होंने हिंसा का, तो वो एक बहुत बड़ा कारण होता है। तीसरा, जो हम लड़कियों को सिखाया जाता है कि जो हो रहा है चलता रहने दो, चुप्पी रखो, सहते रहो, और तलाक होना एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है, आप घर नहीं आ सकते। तो वो 3 चीजें हैं जो कि हमें, शायद हम गलत चीज को बहुत लंबे समय तक झेल जाते हैं जो नहीं झेलनी चाहिए। तो ये 3 चीजें मेनली हैं। बाकी अगर इस पे बात करना चाहे तो मैं शायद पूरे 2 दिन भी बात कर सकती हूँ। बिल्कुल। और ये जो आपने बताया, ये जो राजा बेटा सिंड्रोम है हमारे यहाँ, तो थोड़ा सा ब्रीफ अगर आप हमारे को बताएं कि किस तरीके से माएं इस तरीके के सिंड्रोम में रह करके बच्चों को थोड़ा सा गलत राह पे भेज देती हैं। डेफिनेटली पहली बात ये, शायद राजा बेटा सिंड्रोम ना तब तक होता भी नहीं है जब तक शादी नहीं हुई। शादी होते ही माँ को लगने लगता है बेटा माँ बीवी के पास चला जाएगा, उसमें बेटा भी फंस जाता है माँ और बीवी के बीच में। और राजा बेटा सिंड्रोम ये आ जाता है कि अगर आप कुछ भी बोलो, चाहे बेटा नशा भी कर रहा है, काम नहीं भी कर रहा, कोई कंप्लेन भी कर रहा है, पर आप यही बोलोगे नहीं मेरा बेटा गलत नहीं है, पहले नशा नहीं करता था तूने सिखाया है, या तेरे कारण मुझसे प्यार नहीं कर रहा। तो ये राजा बेटा सिंड्रोम तभी स्टार्ट होता है, वो इनसिक्योरिटी के कारण ज्यादातर। जबकि बच्चे आजकल वैसे भी बाहर जाते हैं। और अब हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, कि लैंगिक हिंसा का असर एक इंसान की सेक्सुअल आइडेंटिटी और रिश्तों में इंटीमेसी और भरोसे पर कैसे पड़ता है। हर लैंगिक हिंसा का असर हर चीज पे पड़ता है। अगर आप एक बार टूट जाओ तो दोबारा भरोसा बनाना बहुत मुश्किल है। लैंगिक हिंसा हर तरह की होती है। सबसे पहले तो उस इंसान को आइसोलेट ही कर दिया जाता है किसी से बात करने से, तो वो आइसोलेशन के कारण वो दोबारा फ्रेंड सर्कल में आना या किसी रिश्ते में जुड़ना बहुत डर होता है। बड़ी हिम्मत चाहिए होती है उस चीज के लिए, दोबारा रिश्ते में और दोबारा प्यार पे भरोसा लाने के लिए। और प्यार के बाद अगर आप सेक्स की बात करें तो उसके लिए तो और भी ज्यादा हिम्मत चाहिए कि आप किसी और के साथ इंटीमेट हो रहे हो, जब आपके मन में डर बैठा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो। सेक्सुअल हिंसा भी होती है, बट उस बारे में डाटा बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ कोई बात नहीं करता है। तो डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यू सबसे बड़ी चीज है। और जो इंसान एक बार हिंसा का वो होता है, वो हर किसी पर ही उसको ये लगता है शायद ये मेरा फायदा ना उठा ले, कहीं गलत ना हो जाए मेरे साथ। तो वो चीजें डेफिनेटली प्रॉब्लम लाती हैं। और बहुत, तो मैं ये बोलती हूँ, मतलब इंग्लिश एक कोटेशन है, यू कैन नॉट you don't get into the relationship before you heal yourself, because otherwise you will bleed onto the people who didn't cut you। कि जिन लोगों ने आपको जख्म नहीं पहुंचाए, आप उन पर अपना गुस्सा, अपना सब कुछ निकालोगे। तो जब तक आपकी हीलिंग नहीं हुई है तब तक दूसरे रिश्ते में मत जाओ, क्योंकि काफी असर पड़ेगा उस रिश्ते पर। और सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक मैरिज का, उसके बिना मैरिज नहीं चलती।
राइट पर कोई बात नहीं करते हमारे यहाँ वो अलग चीज है। राइट। और अनिंदा जी, ये साइकोसेक्सुअल मेडिसिन जो भी फील्ड है ना, इट इज नॉट वाइड स्प्रेड, और इसके लोकर ये मेडिसिन, ये साइकोसेक्सुअल मेडिसिन को लेकर आज भी बहुत चुप्पी है। क्या ये चुप्पी खुद से भी ज्यादा खतरनाक नहीं है? चुप्पी सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस चुप्पी के कारण बहुत शादियां सेक्सलेस हो जाती हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलने लगते हैं, क्योंकि सेक्स एक बहुत जरूरी चीज है आपके लिए। जैसे खाना पीना नॉर्मल बात है, तो वैसे ही सेक्स जरूरी है। और सेक्स इज द इंटीमेसी जो आपके रिश्ते को बनाए रखता है। और एक टाइम के बाद अगर आपके रिश्ते में नहीं बचता तो आप डेफिनेटली बाहर जाएंगे, और लड़का ही नहीं लड़की भी, है ना, तो वो खत्म हो जाता है। दूसरा, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में अगर बात नहीं की जाती तो उसके कारण डिप्रेशन, बहुत चीजें आती हैं। तो सेक्स के बारे में बात करना मुझे तो नहीं लगता गलत है, कि अगर हम खाने पीने के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बारे में क्यों नहीं। अगर हम बीपी की दवाई ले सकते हैं तो सेक्स की समस्या की क्यों नहीं। बिल्कुल। और अब इसी को थोड़ा सा एक पॉइंट और आगे ले जाते हुए आपसे ये पूछना चाहेंगे हम कि कपल्स के बीच में अगर लिबिडो मैच नहीं करता है या कोई ट्रॉमा रहा हो तो वहां पर एक ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, क्योंकि शायद एक दूसरे के ऊपर चीजों को थोपना शुरू हो जाता है, जिसको ब्लेम गेम वो लंबा चलता है। तो उससे कैसे बचा जा सकता है? वही पहली बात तो रिश्ते में तभी जाए जब आप खुद अपना हीलिंग हो चुकी है ना, जब आप सोच सकते हैं कि आप दूसरे पे भरोसा कर रहे हैं। और दूसरा, कम्युनिकेशन इज द की टू एवरी रिलेशनशिप। जब तक आप बात नहीं करोगे, आदमी पिसता रहता है, बात नहीं करता है, सफर करता रहता है, रोता, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता, हमने फैलाया हुआ है, पर ऐसा नहीं है, मर्द को भी दर्द होता है ना। तो अगर कोई भी बात उसको चुभ रही है, इवन औरत को भी कोई चुभ रही है, जब तक आप अपनी रिलेशन के बारे में बात नहीं करोगे, आधी से ज्यादा बातें सुलझाई जा सकती हैं अगर आप बात कर सकते हो बिना हाथ पैर चलाए। हर रिश्ता सुधर सकता है। और सेक्स के बारे में भी बात करनी चाहिए कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। आपके पार्टनर को पता कैसे चलेगा कि आपको पसंद है या नहीं है? अगर आपका मन है आज के नहीं है, कैसे पता चलेगा? जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा? तो कम्युनिकेशन इज द की टू द रिलेशनशिप। और एक, आप अपना स्पार्क हमेशा अलाइव रखें। मैं हमेशा बोलती हूँ, अपनी वाइफ को हमेशा गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करते रहें शादी के बाद भी। और इवन दैट इज लाइक, और वाइफ के लिए भी बॉयफ्रेंड वाली बॉयफ्रेंड के साथ जैसे रहते हैं वैसे रहें, कि जैसे आप पार्टी जैसे ड्रेसअप करते हैं बॉयफ्रेंड के साथ, वैसे शादी में भी कर सकते हैं, वैसे ही आप रोमांटिक डेट्स पे जा सकते हैं, है ना। और दूसरा, जो हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा फर्क, लड़के पॉर्न मूवी देख के बड़े हो रहे हैं, लड़कियां शाहरुख खान को देख के बड़ी हो रही हैं, और वहां जाके जंग आ रही है कि उसे शाहरुख खान चाहिए, उसको वो चाहिए। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, मिसकम्युनिकेशन। बट सेक्स सबको चाहिए, ऐसा नहीं है लड़की को नहीं चाहिए। तो बात करिए। अनिंदा, यहाँ पे ना मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि आपने सिर्फ शाहरुख खान की बात करी। शाहरुख खान शायद 90s या 2000 अर्लीज वालों के बच्चों के लिए रहे हैं। नहीं, और आज भी है। नहीं, आई एम सॉरी, आई एम नॉट, नो ऑफेंस टू यू, यू आर अ शाहरुख खान फैन, but K-dramas nowadays have set so high bars कि you know, the girls who are growing up आज के टाइम में, they have वो fantasy and the expectations are very high there। वहाँ पर जो चीज है आपके रियल लाइफ में ठीक है, शायद यदा कदा एक बार दो बार हो जाए, लेकिन neither you get CEOs every time in your life and neither you get you know, such beautiful incidents happening every day in your life। हाँ, तो वही है, ये एक्सपेक्टेशंस ही गलत है। और पहली बात, शाहरुख खान के बारे में, विद ऑल द ह्यूमिलिटी, ही हैज आल्सो सेड ही इज लास्ट ऑफ ऑल द स्टार्स। और दूसरा, के ड्रामास चाहे आ गए हैं, बट डेफिनेटली उसमें हमें बच्चों पर रिस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी है सोशल मीडिया पर, कि वो क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा सेक्सुअल कंटेंट है तो डेफिनेटली आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ऐसा सेक्सुअल कंटेंट भी दिखाया जाए, जैसे ठीक है मैं बोलती हूँ बात करना नॉर्मल है, मैस्टरबेशन नॉर्मल है, पर कई ड्रामाज में, कई उसमें दे शो किंग, जो चीजें रिस्की होती हैं, वो चीजें तो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, और बहुत जल्दी उम्र से भी बच्चों को नहीं दिखानी चाहिए। तो वो एक डिजिटल हेल्थ और सोशल मीडिया पर लगाम लगाने भी जरूरी, और रियलिटी टच में रहना चाहिए ऑब्वियसली।
और हमारे देश में लोग अगर लॉस ऑफ मैनहुड हुआ, नहीं तो फियर ऑफ इम्पोर्टेंस के बारे में साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, मगर उन लोगों को थोड़ा कल्चरल मिथ्स भी होते हैं, सही राइट? सो वो इंडिविजुअल्स को अब क्या मैसेज देना चाहते हैं कि so that they don't get caught between cultural myths and medical truth? So, सबसे बड़ा मिथ है साइज। तो उसके लिए मैं बोलूंगी कनेक्शन देखो, माप नहीं, साइज डज नॉट मैटर। और दूसरा है मैस्टरबेशन से वीकनेस आती है, ऐसा नहीं है। खुद से प्यार करो, आत्मनिर्भर बनो, और माई रूल माई बॉडी माई प्लेजर, उसको कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए कई मूवीज भी आई है, लिपस्टिक इन द बुर्का, देन विकी डोनर, शुभ मंगल सावधान। तो डेफिनेटली ये चीजें जरूरी ब्रेक करना बहुत जरूरी है। और एक सुहागरात सिंड्रोम जो होता है कि आप पहले दिन ही उस पे प्रेशर इतना डाल देते हो लड़के पे कि वो परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है और नहीं किया जाता है ना। तो वो एक मिथ था, वो बस्ट करना कि ऐसा वो जरूरी है कि घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं कि करना ही है, ऐसा है, या अगले दिन लड़की से पूछने लगते हैं कैसा हुआ, तो वो उसके कारण हो ही नहीं पाता है। तो वो मिथ एक तो बस्ट करना जरूरी। और कोई आप इनको मतलब क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके से परेशान होकर के लोग आते हैं या इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो उनको क्या एक कुछ ऐसा वर्ड्स ऑफ अश्योरेंस कि ये ठीक है, नो प्रॉब्लम एंड यू कैन टॉक अबाउट इट, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं हूं ना, तो कॉल साइकोसेक्सुअल मेडिसिन, call sexologist, call psychiatrist. तो Allo Health has been a game changer in this. ऑनलाइन साइकोसेक्सुअल मेडिसिन प्लेटफॉर्म है, उसमें आप एनोनिमस भी बता सकते हैं अपनी बातें। मैं उनके साथ काम किया है, बहुत बार ऐसा होता था लोग 3 दिन तक 3 बार सेशन लिया, नाम नहीं बताते, बहुत लोगों को शर्म आती है। तो ऑनलाइन सेक्सुअल मेडिसिन प्लेटफॉर्म और टेलीमानस है, उस पर आप अपनी बात कर सकते हैं, बट बात करना जरूरी है। आदमी के लिए, औरत के लिए, हर किसी के लिए, जब तक बात नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सो थैंक यू, आपने ये जो बताए हैं एप्स, फॉर श्योर लोग इनको सुनेंगे, इन पे जरूरत लगेगी तो वहां पर रीच करेंगे एंड गेट हेल्प, बिकॉज हेल्प मांगना इज नॉट अ वीकनेस, हेल्प मांगना इट शोज द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू दैट आप अपने को मदद लायक समझते हैं और आप मदद मांग रहे हैं और मांग सकते हैं। तो उसको मैं यही बोलती हूँ, वल्नरेबिलिटी इज स्ट्रेंथ। कमजोरी आप जो आप फील कर रहे हो, और कोई मर्द अगर वल्नरेबल है ना तो वो आपसे बहुत प्यार करता है, तभी होता है, नहीं तो नहीं होता। तो वल्नरेबिलिटी स्ट्रेंथ, और हेल्प लेने के लिए आजकल बहुत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, और प्लीज सीक हेल्प, कोई भी दिक्कत है। So, बहुत मजेदार और अद्भुत बातचीत आपके साथ चल रही है अनिंदा। आपने बहुत बेबाकी से, मतलब मैं ऑनेस्टी कहूंगी, इसे बेबाकी भी नहीं, ऑनेस्टी से जिस तरीके से आपने हमारे सभी सवालों के जवाब दिए हैं, और आ गए हैं हम अपने दूसरे रैपिड फायर राउंड की तरफ, क्योंकि निश्चित रूप से बहुत क्लैरिटी मिलेगी हमारी ऑडियंस को। और जैसे पहले राउंड में आपने हमारे को अच्छे से आंसर्स दिए थे, लुकिंग फॉरवर्ड कि वैसे ही आपसे मजेदार से आंसर्स सुनने को मिलेंगे। तो अगर आप तैयार हैं, हम स्टार्ट करेंगे सेकंड रैपिड फायर राउंड। डेफिनेटली, आई एम ऑलवेज रेडी। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी तरफ है कि अगर आपके पास एक बड़ा सा विशाल जाइगेंटिक बिलबोर्ड है तो आप उस पे क्या लिखना चाहेंगे? मैन कैन क्राई, और हर टूटी चीज को जोड़ा जा सकता है। ये 2 चीजें मैं 2 बिलबोर्ड चाहूंगी होने चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत शानदार बात बताई आपने। और आगे बढ़ते हैं, शाहरुख खान जी के अलावा अगर आप किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? नहीं, उनके अलावा क्यों? ये तो मैं ऑब्वियसली उन्हीं के साथ डेट करना चाहती हूँ। यू आर अ बिग शाहरुख खान फैन, नहीं, बट क्यों, ये भी तो जानना चाहिए ना। That's fine. नहीं, तो उनके अलावा शायद फरहान अख्तर, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है मेन अगेंस्ट रेप एंड डिस्क्रिमिनेशन, और जो वो इज्जत और जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो उनकी कविताएं हैं, जो पोइम्स हैं, वो बहुत अच्छी। बट डेफिनेटली नंबर 1 इज शाहरुख खान। क्यों? क्योंकि पहली बात, जिस तरह से वो विमेन को ट्रीट करते हैं, जो हम्बलनेस, आपने देखा होगा शायद अवार्ड शोज में वो इवन साड़ी का पल्लू भी उठा के चल लेते हैं, और कभी भी उन्होंने वो अपनी फैमिली के साथ, मतलब मैंने बातें भी सुनी है कि रियल लाइफ में भी वो ऐसे ही है,
और हमेशा सभी इंटरव्यूज में भी यही कहा जाता है। और अभी उनका रिसेंट इंटरव्यू आया था कि मैं कभी भी एरोगेंट हो जाता हूँ तो मैं अमेरिका चला जाता हूँ, क्योंकि वो मेरी स्टारडम बाहर निकाल देते हैं कि मेरा चेक करके पूरा। तो डेफिनेटली तो जो हम्बलनेस उनमें है, और वो दूसरी चीज वो कहाँ से आए और कहाँ तक पहुंच गए, ये उनका जो है चांद तारे तोड़ लाऊं, तो वो उनका सच हो गया है। बिल्कुल। और दूसरा और फरहान अख्तर, बिकॉज आप उनकी कविता सुनिए, डेफिनेटली मर्द, जो वो बहुत अच्छी। अच्छा। और जैसे आपके यू नो आइडियाज हैं, मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर एक दिन डिक्टेटर बन के आपको नियम बनाने का मौका मिलता है तो वो क्या सभी को मानना होगा जिसे, तो वो क्या नियम बनाएंगे आप? जितने भी घरेलू हिंसा के केस है एक दिन में खत्म कर दिए जाए, सबके सब, सबको सजा मिली जाए। और जितने भी मर्द भी सफर कर रहे हैं तलाक के केसों में, तारीख पे तारीख खत्म हो, उसी दिन तलाक। क्योंकि ये तो वो जो नायक आदमी है वो शायद कई बार ऐसा होता है डिवोर्स के जो नहीं होता, जो तारीख पे तारीख मिलती रहती है, वो इतना टॉर्चर हो जाते हैं, इमोशनल टॉर्चर, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और अगर आपके कोर्ट में कोई आ गया है तो आप उसको नहीं सुलझा सकते मैटर, तब तक अगर बात चुकी है तो आप कैसे वापस ले जा सकते हो ना। तो इसलिए बस तारीख पे तारीख खत्म, और डोमेस्टिक वायलेंस तो डेफिनेटली खत्म हो सकती है। अच्छा। तो नायक मूवी की याद दिला दी आपने हमें। वनडे सीएम और वनडे आपका एक दिन, और ये मेरा बहुत सारी सपना चीजों है का कि सुलझाव मुझे हो जाएगा। शायद मुझे आपके प्लेटफॉर्म से एक दिन ऐसा मिल जाए कि जेंडर बेस्ड वायलेंस पॉलिसी मेकिंग में आ जाए, कि आवाज यहाँ तक पहुंचे। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे, कौन से कैरेक्टर चुनेंगे? मेरे आंसर से शायद आपको पता लग गया होगा मैं कौन सी फिल्म चाहूंगी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपको क्या लगता है कौन सी फिल्म चाहूंगी, उसके बाद मैं जवाब दूंगी। 1 मिनट में नहीं सब नहीं, मेरी बहुत बातों से शायद पता लग चुका होगा। विक्की डोनर, सब कुछ आप बोले ना। डियर जिंदगी, मैं आलिया भट्ट का रोल करना चाहूंगी डियर जिंदगी में, क्योंकि जिस तरह शाहरुख खान ने उसमें, पहली बात तो मैं चाहूंगी वो मेरे थेरेपिस्ट बने, और दूसरा जिस तरह उन्होंने मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा तोड़ा है वो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने उनका पूरा जो लेक्चर उसमें ये बताया उन्होंने कि हम मानसिक बीमारी की बात ही नहीं करते हैं, कि जैसे हम ब्रेन और माइंड हमारे दिमाग हमारे शरीर का हिस्सा ही नहीं है। फ्रैक्चर हो गया तो हम बोलते हैं अरे यार आजा मेरा पता लेने आजा, मेरा पता लेने आजा। और डिप्रेशन होगा किसी को मत बताओ, किसी को मत बताओ। तो जो उन्होंने मिथ्स तोड़े हैं और जो उन्होंने बातें बताई हैं, डोंट लेट द पास्ट ब्लैकमेल योर फ्यूचर, हर टूटी चीज को जोड़ा जा सकता है। और दूसरा मैंने जो डायलॉग बोला था, अपना स्टीयरिंग व्हील किसी के हाथ में मत दो, वो भी डियर जिंदगी, सब कुछ वही है। तो डेफिनेटली मैं उनसे सीखना चाहूंगी किस तरह काउंसलिंग की जाती है। टू ऐड टू इट, मुझे उनका एक और डायलॉग याद आ रहा है कि आप अगर बाजार जाते हैं तो डिफरेंट चेयर्स पे बैठ के देखते हैं, which is comfortable कुर्सी बदल सकते हैं। हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल। बहुत ब्यूटीफुल डायलॉग एंड वेरी नाइसली एक्सप्लेन कि आप लाइफ में चॉइस कैसे करते हैं, और उस चॉइस में आप अपनी चॉइस को ऐसा नहीं है कि एक ही चीज के साथ आपको जाना है। यू हैव चॉइसेस इन लाइफ, और आप कैसे अपनी चॉइस बना सकते हैं। एक बहुत अच्छी सीख है उसमें कि हम हर रिश्ते से क्यों उम्मीद रखते हैं एक ही चीज। हर रिश्ता अलग उम्मीद के लिए होता है, दोस्ती अलग, पापा मम्मी अलग, हस्बैंड अलग। हम अपने हस्बैंड या वाइफ से ही सब उम्मीदें लगा लेते हैं और चीजें प्रॉब्लमेटिक आती। तो अलग अलग रिश्ते से अलग अलग उम्मीद, अलग अलग इच्छा होनी चाहिए। बिल्कुल। और सिर्फ एक चीज आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे, एक मिथ जो सेक्सुअल हेल्थ के साथ जुड़ा है और जिसे आप हमेशा के लिए तोड़ देना चाहते हैं, सभी को पता चले कि ये एक मिथ है और नॉट टू बी, कहते हैं ना, जिस पे विश्वास नहीं किया करना चाहिए, कि जो साइज मैटर, ये सबसे बड़ा मिथ है जिसके कारण बहुत लड़के डिप्रेशन में, एंजाइटी में चले जाते हैं। तो साइज का कोई लेना देना नहीं है। फिर से मैं वही बोलूंगी, कनेक्शन देखो, साइज नहीं। और दूसरा, मैस्टरबेशन से कमजोरी नहीं होती है। हस्तमैथुन एक बिल्कुल नॉर्मल चीज है, तो उससे कोई कमजोरी नहीं आती है। उसके बारे में सोचना छोड़ दो। अगर आप, वो हर इंसान की अलग इच्छा है। जैसे इंसान खाना खाता है, कोई दिन में 2 बार करता है, कोई महीने में 1 बार करता है, तो वो नॉर्मल है।
बस ये 2 मिथ अगर टूट गए तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, धात सिंड्रोम खत्म हो जाएगा। एक्सीलेंट। और मेरा दूसरा सवाल, यदि आपको अपना जीवन किसी के साथ बदलना पड़े तो वह कौन होगा और क्यों? मैं किसी के साथ भी अपना जीवन नहीं बदलना चाहूंगी। मेरा जीवन बहुत खूबसूरत रहा है डिस्पाइट द स्ट्रगल, क्योंकि एवरीवन इज गोइंग थ्रू द बैटल, यू नेवर नो, तो बी काइंड। पहली बात, हर किसी, और अगर एक कहानी भी है कि एक बार सब लोग बैठे हैं और बोला कि अपनी अपनी चलो हम प्रॉब्लम्स चेंज कर लेते हैं और चलते हैं घर। एंड में सब बोलते हैं नहीं नहीं भाई मेरी प्रॉब्लम ही ठीक है मेरे साथ और वही ठीक है। तो हर किसी की जिंदगी में समस्या है, तो मेरा खूबसूरत जीवन है और मेरी सपोर्ट सिस्टम, मेरी फैमिली, मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ। कितनी भी समस्या आई हो, मैं फिर भी दिल से शुक्रिया करती हूँ अपने खूबसूरत जीवन का। आपने हमारे साथ शेयर कर दिया था, लेकिन फिर भी एक हमारा ये आखिरी सवाल है रैपिड फायर राउंड का, और हम फिर से जानना चाहेंगे एक आधुनिक यंत्र जो आप चाहे बनाना या आप चाहे बनते हुए देखना, फैंटेसी गैजेट कौन सा होगा? वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी स्मार्ट रिंग, स्मार्ट वॉच, उससे भी ज्यादा मुझे लगता है स्मार्ट वॉच, स्मार्ट रिंग से भी ज्यादा, क्योंकि लो क्लास के लोग वो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो कोई ऐसा बटन ही हो सिर्फ कि बटन दबाते ही घर के अंदर ही जैसे स्विच होता है ना लाइट का बटन, वो दबाते ही डोमेस्टिक वायलेंस का सब चीजें वो खत्म, मतलब हेल्प आ जाए उसी टाइम एटलीस्ट ये। क्योंकि डेफिनेटली स्मार्ट वॉच और ये सब लोग नहीं ले सकते। राइट, एक्सीलेंट। आपने दूसरा रैपिड फायर राउंड में बहुत सारा मसाला ऐड करके एपिसोड को बहुत स्पाइस अप किया। और आखिरी एक सवाल है, अगर इस वक्त कोई इंसान मानसिक दर्द, सेक्स से जुड़ी शर्म या किसी ट्रॉमा से जुड़ रहा हो तो आप उसे क्या बात दिल से क्या कहना चाहेंगे जो उसका हौसला बना दे? यू आर नॉट अलोन, तुम अकेले नहीं हो। और ऐसी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो प्लीज बात करिए। चाहे अगर साइकेट्रिस्ट से आपको शर्म भी आ रही है तो कम से कम अपने सबसे करीबी दोस्त से दिल खोल के बात करिए। आप जब दिल खोल के बात कर लेंगे तो आपका आधी प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाएगी। और अगर रोना आ रहा है तो रोइए, अगर दिल जी भर के रोगे नहीं तो जी भर के हंस कैसे सकोगे। पर आप अकेले नहीं हो, मदद जरूरी, मदद अगर आपको लगती है तो डेफिनेटली लीजिए, इसमें कोई दो राह नहीं है। बीपी, शक्कर की बीमारी जैसे ही डिप्रेशन की बीमारी है, उसी तरह स्किज़ोफ्रेनिया, उसी तरह सारी सेक्स की प्रॉब्लम्स है। तो कोई शर्म की बात नहीं है। अगर शर्म आ रही है तो ऑनलाइन हेल्प लीजिए, कम से कम अपने करीबी दोस्त से बात कीजिए। राइट, एक्सीलेंट। अनिंदा जी, आप आज हमारे साथ जुड़ के बहुत सा हाईली इंसाइटफुल कन्वर्सेशन ड्राइव किया आपने, और हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? हमें तो बहुत मजा आया। मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली आई लव द रैपिड फायर राउंड। वो ऐसा लगा कॉफी विद करण पे आ गई मैं। बस साथ में शाहरुख खान बैठे होते। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सो थैंक यू वंस अगेन। और हम चाहते हैं कि आपसे फ्यूचर में बहुत सारा कन्वर्सेशन ऐसा करें और बहुत सारा डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि हम किसी और टॉपिक पे अगर मौका मिले तो बात करने का, तो आई विल बी ग्रेटफुल। एक्सीलेंट। और जी, और आखिरी के भाग से पहले आप सभी से विनती है कि अगर आपने हमारे टीजीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। और आपको हमारी ये श्रृंखला कैसे पसंद आए तो अपने 3 दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। उन्हें भी शायद कोई टिप्पणी या कोई फायदा हो और उन्हें भी कुछ पसंद आए इसमें से। चलिए, आ गया है अब हम समय हमारे ट्रिविया सेगमेंट का, और आज बात करते हैं सामान्य ज्ञान में अबाउट जेंडर बायस्ड वायलेंस के बारे में। तो सबसे पहला तथ्य हम ये बताना चाहेंगे कि अगर बच्चा घर में महिलाओं पर हो रही हिंसा को सिर्फ देखता है, सिर्फ हम देखने की बात कर रहे हैं, तब भी उसका दिमाग बदल सकता है। उसका दिमाग डर और चिंता से भर जाता है, जिससे वे बड़े होकर भी हमेशा सतर्क और परेशान रहता है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने घर का माहौल कैसा रखता है, जिससे हमारे बच्चों पर, बच्चे इन द सेंस हमारे घर में मेल और फीमेल जेंडर के जो बच्चे हैं, दोनों पे ही अपना अपना प्रभाव पड़ता है। तो हमारे घर का माहौल बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा तथ्य है कि मर्द भी शिकार होते हैं पर ज्यादातर चुप रहते हैं।
और अनिंदा जी इसके पहले बताई ऑलरेडी, अगर हम नंबर्स देखें तो हर 6 में से एक पुरुष अपने जीवन में कभी न कभी लैंगिक हिंसा का शिकार होता है, लेकिन शर्म और समाज के डर से वो ज्यादातर कभी किसी को नहीं बताते हैं। तो ये आज का सामान्य ज्ञान। अगर आपको भी जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में कुछ और लेस नोन फैक्ट्स के बारे में पता है तो आप बता सकते हैं। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो कहीं ऑडियो प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई जैसा प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिले तो वहीं पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही पर समाप्त करते हैं आज का श्रृंखला, और थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशन है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com, और मैं हूँ नवीन सामला, आपकी हमसफर। यही उम्मीद है कि हमारे ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंच जाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ और एक शानदार टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।